नमस्कार। राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्र गर्व हमारा वो प्रयास जहां हम आपको वो किस्से, वो कहानियां, वो फैक्ट्स बताते हैं जो देश पर गर्व करने के और मौके दे सके। दुनिया के इतिहास में समुद्र हमेशा शक्ति, व्यापार और रणनीतिक प्रभुत्व का अहम जरिया रहा है। मौजूदा दौर में भी दुनिया के 90% कारोबार समुद्र के रास्ते से होते हैं बॉस। और यही वजह है कि जब किसी युद्ध जैसे हालात की आंच समुद्र तक पहुंचती है तो उसका असर सिर्फ जंग लड़ रहे देशों पर नहीं होता, बल्कि उससे कई देशों की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। अब ईरान का किस्सा ही ले लीजिए। अमेरिका के सामने ईरान की ताकत भले ही कुछ ना हो, लेकिन ईरान के पास समंदर का वो हिस्सा है जिससे आधी दुनिया का चूल्हा जलता है। युद्ध के बाद से ईरान ने समंदर के ऐसे ही हिस्से पर नाका लगाया हुआ है और अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे ताकतवर देश बेबस नजर आ रहा है। इसलिए आज बात समंदर में हिंदुस्तान की ताकत की करेंगे। यह किस्सा भारत के उन साइलेंट किलर का है जिससे दुश्मन कांपता है और हर हिंदुस्तानी को इस पर गर्व होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का राष्ट्र गर्व। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, मतलब पानी पर जिसका राज है, ताकत उसी के पास है। पानी यानी समंदर में जो जितना ताकतवर है उतना उसका राज, और कुछ हद तक यही सच्चाई भी। नया भारत इस बात को अच्छी तरह समझता है और इसलिए अपनी समुद्री शक्ति को लगातार बढ़ाने में पूरी ताकत से जुटा है। इसमें सबसे बड़ी ताकत है भारत की पनडुब्बियां। पिछले कुछ सालों के दौरान असीमित तरक्की हुई है इसमें। भारत की पनडुब्बी ताकत तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का बेड़ा अहम है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात के साथ भारत के पास अब उन्नत S5 क्लास की पनडुब्बियां तैयार हो रही हैं, जो न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने में सक्षम है। ग्लोबल फायर पावर की माने तो इस वक्त भारत के पास कुल 18 पनडुब्बियां हैं। सबमरीन की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। देश में अभी तक पूरी तरह से 2 न्यूक्लियर सबमरीन बनाई जा चुकी है, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात और तीसरी है S3। इसमें से सबसे पहले आईएनएस अरिहंत को पूरी तरह देश में ही तैयार किया गया। 2009 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी ने करगिल दिवस के मौके पर आईएनएस अरिहंत को लॉन्च किया, जिसे 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है आईएनएस अरिघात, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया और 2024 में नौसेना में शामिल किया गया। किसी देश की समुद्री सुरक्षा में पनडुब्बियों का अहम योगदान होता है। पनडुब्बी के जरिए दुश्मनों के इलाके में घुसपैठ कर जासूसी मिशन को अंजाम दिया जा सकता है और दुश्मन की घुसपैठ वाली साजिशों का काम तमाम किया जा सकता है। देश की सबमरीन क्रांति को विस्तार से बताती यह रिपोर्ट देखिए। यकीनन समंदर में हिंदुस्तान के साइलेंट किलर्स पर आप भी गर्व करेंगे। असीमित और अंतहीन समंदर, देश की करीब 11,000 किलोमीटर लंबी वो सरहद जिसके हर छोर पर लहरें जोर आजमाती हैं। जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही एक्शन शुरू हो जाता है और जहाजों के बेड़े समंदर की निगहबानी के लिए निकल पड़ते हैं। जिनके लिए समंदर सिर्फ एक सरहद नहीं है, बल्कि ताकत, कारोबार, कूटनीति और सुरक्षा का वो संगम है जिसमें भारतीय नौसेना का परचम हमेशा बुलंद रहता है। लेकिन समंदर की इन्हीं लहरों के सैकड़ों फीट नीचे उन जाबाजों का बसेरा है जिनकी गरज से दुश्मन ही नहीं, पूरा समंदर कांपता है। वो हैं देश की पनडुब्बियां, और इनमें सबसे घातक है आईएनएस अरिघात। 29 अगस्त 2024 यही तारीख थी
जब आईएनएस अरिघात को नौसेना में शामिल किया गया था। इसके ठीक साल भर बाद पिछले साल दिसंबर में एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जिस वक्त आधी दुनिया नींद के आगोश में थी, तब इंडियन नेवी ने बंगाल की खाड़ी में अपनी वो ताकत दिखाई जिसने कई देशों की नींद उड़ा दी। भारत ने बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसने देश की समुद्री ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के साथ ही हिंदुस्तान के न्यूक्लियर ट्रायड को और भी फुल प्रूफ कर दिया। इस टेस्ट से साफ हो गया कि भारत अब धरती, आसमान और समंदर तीनों जगहों से दुश्मनों के ठिकानों पर परमाणु हमला करने की क्षमता से पूरी तरह से लैस हो चुका है। यह परीक्षण K4 SLBM मिसाइल का था, जिसे पहली बार देश की परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात से दागा गया। असल में आईएनएस अरिघात देश की दूसरी स्वदेशी पनडुब्बी है जिससे बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। 6000 टन वजनी यह पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से चलती है और परमाणु हथियारों वाली बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। इस सबमरीन को विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में तैयार किया गया है। आईएनएस अरिघात का वजन 6000 टन है। इस पनडुब्बी की लंबाई करीब 113 मीटर है, जबकि इसकी बीम 11 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर है। यह पानी के भीतर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। इस सबमरीन का एंड्योरेंस कमाल का है और यह कई हफ्तों तक या यूं कहिए कि कई महीनों तक समंदर के अंदर रह सकती है। अरिघात एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है दुश्मन को तबाह करने वाला। ये एक अरिहंत क्लास सबमरीन है। SSBN कैटेगरी ऐसी दूसरी सबमरीन है जो भारत में बनी है। लेकिन सवाल यह है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन का इतना भौकाल क्यों होता है? जवाब ऐसे समझिए। असल में न्यूक्लियर पावर सबमरीन में डीजल की जगह न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल होता है। सबमरीन के अंदर ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो जरूरत के हिसाब से एनर्जी बनाता रहता है। इसके लिए सबमरीन को सतह पर आने की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि यह सबमरीन 20 से 25 साल तक पानी के अंदर रह सकती है। यही खासियत न्यूक्लियर सबमरीन्स को बाकी पनडुब्बियों से अलग करती है। माने अगर सतह पर आएगी ही नहीं तो दुश्मन इसे कभी ट्रेस ही नहीं कर पाएगा। यह बिना भनक लगे समंदर की गहराई से दुश्मन के हर ठिकाने को तबाह कर सकती है। इसीलिए इन्हें समंदर का साइलेंट किलर कहा जाता है। खास बात यह है कि भारत जल्द ही तीसरी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करने वाला है। कुल मिलाकर भारत दुश्मनों की हर चाल से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है और डिफेंस के मोर्चे पर आत्मनिर्भर भारत का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के पास 18 सबमरीन्स हैं जिसमें से ज्यादातर कन्वेंशनल फ्यूल पर काम करते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहूं तो सभी डीजल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर काम करती है। पहले के दौर में पनडुब्बियां डीजल से चलती थी और इसी से जुड़ा एक किस्सा भी सुनिए। करीब 84 साल पहले की बात है। तारीख के खाने में दर्ज है 29 मई 1942। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एडोल्फ हिटलर और सुभाष चंद्र बोस बातचीत कर रहे थे। बातचीत ब्रिटेन के खिलाफ साझेदारी की थी। बातचीत इसे लेकर भी थी कि नेताजी को किस तरह जर्मनी से पूर्वी एशिया पहुंचाया जाए। तय हुआ कि नेताजी जापान की मदद से म्यांमार के रास्ते भारत में दाखिल होंगे। लेकिन एक दिक्कत, जर्मनी से जापान जाने में खतरा था। अंग्रेजों के जासूस और फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खोज में थे। लिहाजा एक पनडुब्बी का इंतजाम किया गया। यह सबमरीन थी U-180, जिसे 1942 में जर्मन नेवी में शामिल किया गया। इसी सबमरीन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 25,000 किलोमीटर का सफर पूरा किया। वो जापान पहुंचे और दुश्मनों की नजर से भी बचे रहे। करीब एक साल बाद अगस्त 1944 में प्रशांत महासागर में मित्र देश की सेनाओं ने इस सबमरीन को डुबो दिया और इसमें सवार सभी 56 नौसैनिक मारे गए। लेकिन तब तक दुनिया को पनडुब्बियों की ताकत का अंदाजा हो चुका। मौजूदा दौर में पनडुब्बियां किसी भी देश की सामरिक शक्ति और तकनीकी श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रमाण होती है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देश
इन परमाणु संचालित जल हथियारों पर अरबों डॉलर लुटा रहे हैं। दुनिया की टॉप 10 सबसे ताकतवर पनडुब्बियों में ज्यादातर रूस और अमेरिका के पास है। सवाल यह है कि क्या भारत के पास ऐसी कोई सबमरीन है जो दुनिया के इन खतरनाक पनडुब्बियों को टक्कर दे सके? इस रिपोर्ट को देखिए, पता चल जाएगा। समंदर की लहरों पर निगहबानी करने वाले युद्धपोत हों या समंदर की गहराई से दुश्मन को खाक में मिलाने की कुव्वत रखने वाली पनडुब्बियां, भारतीय नौसेना तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही है। देश के पास फिलहाल 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, लेकिन साल 2040 तक भारतीय नौसेना दुनिया में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों की संख्या के मामले पर चौथे नंबर पर पहुंच जाएगी। इस दौरान भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा और अमेरिका, रूस और चीन के बाद समंदर में ताकत के मामले पर सबसे बड़ा देश हो जाएगा। मौजूदा वक्त में पनडुब्बियों के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका के पास 90 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। दूसरे नंबर पर रूस आता है, जिसके पास 63 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। चीन के पास 61 सबमरीन्स हैं, जिनमें से सिर्फ 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जबकि हमारी देश की नौसेना के पास 18 सबमरीन्स हैं, जिनमें से 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं। आने वाले 1.5 दशक में यह सीन बदलने वाला है। भारत अपने इतिहास का सबसे बड़ा पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम चला रहा है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 77, जिसके तहत 6 सबसे एडवांस परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट 77 के तहत बनने वाली अटैक पनडुब्बियों का वजन करीब 10,000 टन होने की उम्मीद है, जो अब तक भारत में बनी पनडुब्बियों से कहीं ज्यादा है। योजना के मुताबिक शुरुआत में 2 अटैक पनडुब्बियों का निर्माण एक साथ किया जाएगा। ये परमाणु पनडुब्बियां पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में ज्यादा समय तक पानी के भीतर रह सकेंगी और तेज रफ्तार से आगे भी बढ़ पाएंगी। इन पनडुब्बियों को L&T, DRDO और शिप बिल्डिंग सेंटर मिलकर बना रहे हैं। ये पनडुब्बियां दुश्मन के जहाजों पर हमला करने और निगरानी रखने का काम करेंगी। इनमें ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइलें लगेंगी। सवाल यह है कि भारत का पूरा फोकस न्यूक्लियर सबमरीन्स पर ही क्यों है? तो जवाब ऐसे समझिए। असल में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में डीजल का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। उससे सबमरीन में मौजूद बैटरी को चार्ज किया जाता है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को हर 2 दिन में पानी की सतह पर आना पड़ता है, जिससे वो दुश्मन के रडार और सोनार की पकड़ में आ सकती है। बैटरी से चलने की वजह से इनकी स्पीड काफी कम होती है। इतना ही नहीं, डीजल ईंधन की क्षमता सीमित होने की वजह से ये लंबी दूरी तक या महासागरों के बीच में लंबे समय तक मिशन नहीं चला सकती हैं। परमाणु पनडुब्बियों में इस तरह का मसला नहीं होता। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने की वजह से ये दशकों तक पानी की गहराई में खामोशी से रहकर अपने मिशन को अंजाम दे सकती हैं। इसीलिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ताकतवर देश परमाणु पनडुब्बियां ही तैयार कर रहे हैं। जाहिर है, सबमरीन जितना कम सतह पर आएगी, सबमरीन के ट्रेस होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। साइलेंट अटैक और सीक्रेसी से सर्विलांस उतना ही आसान होगा। अमेरिका ने तो 1958 में ही यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन नाम की दुनिया की पहली न्यूक्लियर सबमरीन बना दी थी। जो हिंद महासागर को कंट्रोल करेगा, उसी का एशिया में वर्चस्व रहेगा। हिंद महासागर 21वीं सदी में दुनिया का वर्चस्व स्थापित करने वाली कुंजी साबित होगी। दुनिया की तकदीर इसी महासागर से तय होगी। यह बात अमेरिकी नेवी के एडमिरल रहे एल्फ्रेड थेयर महन ने करीब 130 साल पहले यानी 1897 में कही, जो 100% सही साबित हुई। दुनिया का 75% समुद्री व्यापार और 50% कच्चे तेल का कारोबार अकेले हिंद महासागर से होकर गुजरता है। सोचिए, जिसका हिंद महासागर पर कंट्रोल होगा, एशिया और दुनिया में उसका कितना दबदबा। इसलिए भारत लगातार समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वैसे यह सिलसिला आजादी के 2 दशक बाद ही शुरू हो गया था। 8 दिसंबर 1967 इतिहास की वो तारीख जब भारतीय नौसेना में पहली बार पनडुब्बी कलवरी को शामिल किया गया। सोवियत संघ से भारत को मिली इस सबमरीन को दुनिया की सबसे घातक पनडुब्बी बताया गया और इसे सोवियत संघ के रीगा से भारत के विशाखापत्तनम लाया गया था। उस समय सोवियत संघ का हिस्सा रहा रीगा अब लातविया की राजधानी है। कलवरी को 30,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर तय करने में 3 महीने का वक्त लगा।
भारतीय नौसेना में शामिल हुई कलवरी कितनी पावरफुल रही, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जिस समय इसे भारत लाया जा रहा था उस दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ की 3 पनडुब्बियां समुद्र में डूब गईं। करीब 30 साल तक भारतीय नौसेना का हिस्सा होने के बाद 31 मार्च 1996 को कलवरी को रिटायर किया गया। देश की पहली पनडुब्बी के रिटायर होने के 17 साल बाद 2017 में फ्रांस में तैयार हुई स्कॉर्पियन श्रेणी की आधुनिक पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया। इसका नाम भी कलवरी रखा गया। आखिर कैसे कलवरी दुश्मनों के लिए काल के समान है, इस रिपोर्ट में देखिए। 14 दिसंबर 2017, करीब 9 साल पहले यही तारीख थी जब हिंदुस्तान की समुद्री सरहदों के लेजेंड का पुनर्जन्म हुआ। 14 दिसंबर 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनी देश की पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया। आईएनएस कलवरी पनडुब्बी को राष्ट्र को समर्पित करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़े सौभाग्य का अवसर है। कलवरी का जुड़ना रक्षा क्षेत्र में हमारी तरफ से उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। कलवरी का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली खतरनाक टाइगर शार्क के नाम पर रखा गया है और देश की ये ताकतवर सबमरीन अपने नाम पर सटीक बैठती है। सबमरीन कलवरी में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कलवरी एडवांस साइलेंसिंग टेक्निक से लैस है। शोर और आवाज को कम रखने के लिए सबमरीन में रेडिएटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कलवरी को हाइड्रोडायनामिकली ऑप्टिमाइज्ड शेप दिया गया है। ये सबमरीन दुश्मन पर अपने घातक हथियारों से हमला करने में सक्षम है। कलवरी टॉर्पीडो और ट्यूब तरीके से एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। कलवरी सबमरीन सिर्फ समंदर की गहराई में ही देश की सुरक्षा के लिए तैनात नहीं रहती, बल्कि ये कई तरह के मिशन को भी अंजाम दे सकती है। कलवरी सीरीज की पनडुब्बियां आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां हैं जो स्कॉर्पियन डिजाइन पर आधारित हैं। इन्हें प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई के मझगांव डॉक पर मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, जिन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है। ये सबमरीन अपने घातक टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों के लिए जानी जाती है। इस सीरीज की दूसरी सबमरीन कलवरी वेला को 2021 में नौसेना में शामिल किया गया। वेला दुनिया के सबसे घातक हथियारों एडवांस सोनार सिस्टम से लैस है। इस सबमरीन को इसी तरह से डिजाइन किया गया है जो इसे कॉम्बैट रेडी रखता है, यानी मौका मिलने पर दुश्मन को खाक में मिलाने में देर नहीं लगती। पिछले साल 28 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडियन नेवी की ताकतवर पनडुब्बी